आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह है संख्या पद्धति। आज हम जानेंगे कि संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है और उनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, कौन सी संख्याएं किस वर्ग में रखी जाएंगी और उनकी पहचान कैसे की जाती है, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले संख्याओं को कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ हमने ग्राफ पर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दर्शाया है। यहाँ देखिए संख्याओं को पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं और दूसरा अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे, अवास्तविक और अवास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा बना रखी है जिसपे सभी संख्याओं को क्या है दिखाया गया है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं परफेक्ट रूप से, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनमें वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, सभी निगेटिव वाली जितनी भी हैं, धनात्मक हैं, जीरो और जितनी भी भिन्न संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्या होती है, सबको क्या किस में रखा गया है, वास्तविक संख्याओं में। और अवास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिनको जो है कि संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं या जिनका अस्तित्व नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई ऐसा निगेटिव संख्या है जिसका अगर हम उसका वर्गमूल लें तो एक पॉजिटिव संख्या मिले? ऐसा नहीं होता है। जब भी हम वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालते हैं तो हमेशा एक पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो अंडर रूट रखा गया है यहाँ पे -1, इसको हम क्या लिए हैं, अवास्तविक संख्या में लिए हैं। और इसको हमेशा एक आयलर नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको हम आई से ही डिनोट करें। तो इसको इसकी जो है कि एक अलग शाखा में हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम केवल चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं को कैसे बांटा गया है। तो वास्तविक संख्याओं को यहाँ पर बांटा गया दो भाग में। पहला भाग है परिमेय संख्याएं और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याओं की एक छोटी सी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं किस में जाती हैं, परिमेय संख्याओं में। जैसे हमने वहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है -2, क्या हम -2/1 कर सकते हैं? तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, -2/1 p/q के रूप में हो जा रहा है। इसलिए -2 को क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह जीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, यानी कि ये p/q के रूप में डिनोट हो जा रहे हैं। इसलिए जीरो को भी परिमेय संख्याओं में रखा गया है। और दूसरी संख्या होती है वास्तविक संख्या, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसे हम माप नहीं सकते हैं। आप √2 का जब वैल्यू निकालते हैं तो वो निश्चित वैल्यू नहीं आती है। उसका जो मान है, जब आप भाग विधि से इसका वैल्यू निकालते हैं तो जनरली लोग बता देते हैं कि 1.414 के पास अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं कि लगभग उतना मान होता है। लेकिन वो लगभग में मान लिया जाता है। जब इसकी वैल्यू आप निकालते हैं तो ये वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, जिसको हम एक्यूरेट माप नहीं सकते हैं। तो ऐसे सभी संख्याओं को किसमें रखा गया, अपरिमेय संख्याएं। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि पाई को लोग अपरिमेय क्यों मानते हैं और जो पाई की वैल्यू आती है 22/7 इसको परिमेय माना गया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को शेयर कर देते हैं। ये जो 22/7 होता है ये परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय क्यों है, क्योंकि जो परिमेय ये पाई जो होता है ये भी इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, जब हम कोई सर्कल लेते हैं और उसका जो व्यास होता है, जो वृत्त होता है और उसका व्यास, इन दोनों में जो रिलेशन निकलता है वही पाई का मान बताता है। इनका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी से पाई की वैल्यू निकलती है। तो जब हम अलग अलग रेडियस की जब भी हम वृत्त लेते हैं तो उसमें पाई की वैल्यू फिक्स नहीं आती है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की जो वैल्यू है एक्यूरेट मान लेते हैं कि 22/7 के आसपास है। इसीलिए पाई को क्या करते हैं, अपरिमेय में रखा गया है, जबकि 22/7 जो होता है उसको परिमेय में रख दिया गया है। अब आगे परिमेय संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है पूर्णांक और दूसरा भाग है भिन्न।
पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, उनका कोई भाग नहीं किया जा सकता। जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, ये सभी क्या हैं, अपने आप में एक पूरा भाग है। तो ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। भिन्न दूसरा भाग है परिमेय संख्या का भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको जो हम क्या है बांट देते। जैसे यहाँ पे एक को 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे एक को 3 भागों में बांटा गया है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं भिन्न। अब आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋणात्मक संख्याएं, दूसरा तटस्थ और तीसरा है धनात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं, 0 से उधर बाईं तरफ वाली संख्याएं जितनी होती हैं उन सबको ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। संख्या रेखा से ही हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। जो शून्य है, शून्य को बीचों बीच में रखा गया, इसी को हम तटस्थ संख्या कहते हैं, क्योंकि ये एकदम किनारे हैं और यहीं से हम धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करते हैं। इसीलिए 0 को तटस्थ संख्या कहा जाता है और इसके बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें ऋणात्मक संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा। और जस्ट 0 के दाईं तरफ जितनी संख्याएं आएंगी उनको धनात्मक संख्याएं कहा जाएगा। और धनात्मक संख्याओं को ही दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अब प्राकृतिक संख्याओं को हम देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पुनः 5 भागों में डिवाइड की जा सकती हैं। पहली है सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, भाज्य संख्याएं और अभाज्य तथा सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या की परिभाषा होती है जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि 2 की जितनी भी गुणज होंगी सब सम संख्या आएंगी। 0 को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह भाग चली जाती है, इसलिए 0 को भी हम सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी जो है प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या की परिभाषा होती है, भाज्य संख्या से पहले आपको थोड़ा सा जानना होगा गुणनखंड क्या होता है या फिर गुणज। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके जो है कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 नहीं, मतलब जिनके गुणनखंड जो है 2 से अधिक होते हैं, तो ऐसे सभी संख्याएं भाज्य में आती। जैसे अगर हम 4 को ले लें तो 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और 2 मिलेगा। इसी तरह 6 का करेंगे तो 6 के गुणनखंड कौन होंगे, 1, 3 और 6। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उन सभी को भाज्य में रखा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9। उसके बाद अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 के कौन से 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 1 होता है और 2 यानी कि जो स्वयं संख्या होती है वो उसका गुणनखंड होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य होती है। जैसे 3 के भी केवल 2 और 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। तो ऐसे संख्याओं में कौन से आ जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। इसी तरह हम और भी बढ़ाते चले जाते हैं। फिर जो पांचवा भाग है किसका, धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या का जो 5वां भाग है सहअभाज्य है। सहअभाज्य का रिलेशन अभाज्य से ही होता है, यानी कि जब भी हम 2 अभाज्य संख्याओं को साथ साथ ले लेते हैं तो उनको हम सहअभाज्य कहते हैं। और एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, यानी कि जिनका मस या महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो ऐसी संख्याएं भी सहअभाज्य में रखी जाती हैं। जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7। इन दोनों में केवल क्या कॉमन है, केवल गुणनखंड इनका एक ही कॉमन है, तो इनको किस में रखा जाता है, सहअभाज्य संख्या में। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक था संख्याएं, आज हमने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है।
अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा विभाज्यता का नियम। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।